हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ धनप्रकाश वर्मा, कॉमर्स लेक्चरर, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 11 के विषय व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत साझेदारी फर्म का पंजीयन और समापन के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साझेदारी फर्म होती क्या है। साझेदारी फर्म जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी वैध व्यापार को प्रारंभ करते हैं तो वह फर्म साझेदारी फर्म कहलाती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि साझेदारी फर्म का पंजीयन क्या है। इसका अर्थ देखते हैं। साझेदारी फर्म का पंजीयन कराने से तात्पर्य संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रजिस्टर में फर्म के नाम की प्रविष्टि कराकर ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने से है जिससे यह स्पष्ट होता है कि फर्म का नाम फर्म के रजिस्टर में अंकित या शामिल कर लिया गया है। सन 1932 से पूर्व साझेदारी फर्मों पर निरीक्षण हेतु नियंत्रण हेतु कोई भी अधिनियम नहीं था, लेकिन सन 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया और केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य को यह निर्देश किया कि वह अपने राज्य में इस अधिनियम को लागू कराए और वहाँ पर एक पंजीयक कार्यालय की स्थापना करे जिनकी देखरेख में साझेदारी फर्म का पंजीयन कराया जाए। साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है, यह ऐच्छिक है, परंतु इसकी आवश्यकता हमें कब होती है? अगर हम साझेदारी फर्म का पंजीयन कराते हैं तो हमें ऐसी बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे बहुत से लाभ प्राप्त हो जाते हैं जिनको हम केवल पंजीयन कराने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम यह पंजीयन न कराएं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वैधानिक प्रमाण। वैधानिक प्रमाण क्या है? जिस फर्म का पंजीयन हो जाता है वह वास्तव में वैधानिक अस्तित्व में आ जाती है, यानी कि वह फर्म वास्तव में अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। लेकिन यदि उसका पंजीयन न किया जाए तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अब फर्मों को अस्तित्व में लाने के लिए, फर्मों का पंजीयन कराने के लिए एक इसकी निर्धारित विधि होती है, जिस विधि का हम एक अध्ययन करते हैं, पंजीयन की विधि। पंजीयन की विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हम एक फॉर्म भरना पड़ता है। यह फर्म, ये जो फॉर्म है, यह है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त होता है। इस फॉर्म पर कुछ पूर्ति करनी होती है, भरना होता है इसको। कुछ वाक्य हैं जिनको पूरा करेंगे। सर्वप्रथम है फर्म का नाम। सबसे पहली पूर्ति जो हमें करनी होती है वो है फर्म का नाम, कि फर्म का जो भी नाम आपने रखा है साझेदारी फर्म का नाम, उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। नंबर 2 है व्यवसाय का स्थान और मुख्य स्थान। व्यवसाय का हेड ऑफिस, मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, उस जगह का नाम यहाँ पर अंकित करना होता है, अथवा व्यवसाय कहाँ पर शुरू कर रहे हैं वो जगह, वह स्थान, उस शहर का नाम हम इसके अंदर अंकित करेंगे। इसके साथ साथ उस व्यवसाय की अन्य शाखाएं किस शहर में चलाई जा रही हैं, ये चलाई जाएंगी, उनका वर्णन भी हम पॉइंट नंबर 3 में करते हैं। उन सभी स्थानों का जिक्र हम इस पॉइंट नंबर 3 में करते हैं जहां पर इस फर्म की शाखाएं कार्य करेंगी। नंबर 4 में आता है फर्म में सम्मिलित साझेदारों के नाम और पते। इस साझेदारी फर्म में कौन कौन साझेदार होंगे, उनके क्या नाम हैं और उनके क्या पते हैं, ये सारी बातें इस पॉइंट के अंतर्गत लिखी जाती हैं। नंबर नेक्स्ट है, ये सब साझेदार किस तिथि को फर्म में शामिल हुए उसका लेखा भी हम यहाँ करते हैं। फर्म में सम्मिलित होने की तिथि, साझेदार फर्म में कब सम्मिलित हुए उस तिथि को यहाँ पर अंकित करेंगे। और नंबर 6 है फर्म की अवधि। यदि आपने फर्म की कोई अवधि तय की है, फर्म का कोई समय निर्धारित किया है कि ये साझेदारी फर्म इतने समय तक के लिए हम बना रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पर लेखा करना होता है। यह फॉर्म हमें
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त होता है। ये कंप्लीट करने के बाद अगला पॉइंट हमारा होता है हस्ताक्षर। फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं अथवा उनके ऑथोराइज्ड एजेंट होते हैं, उनको सभी को अपने हस्ताक्षर उस फॉर्म पर करने होते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारी देखरेख में हमारी अनुमति के आधार पर यह फॉर्म भरा गया है। नेक्स्ट आता है फर्म के नाम से संबंधित प्रतिबंध। जब भी किसी साझेदारी फर्म का नाम निर्धारित होता है तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। यदि ये शब्द हैं किंग, रॉयल, क्वीन, एम्पायर, इम्पीरियल आदि, यदि आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है तो इनके लिए हमें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है। वहाँ अनुमति मिलने के बाद ही हम इन शब्दों का प्रयोग अपनी फर्म के नाम में कर सकते हैं। यदि अनुमति हमें नहीं मिली है तो हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग करने पर फर्म का हमारा पंजीयन नहीं हो सकता। इसके बाद आता है पंजीयक द्वारा जांच और पंजीयन का प्रमाण पत्र। निर्धारित फॉर्म को जब हम जमा कराते हैं तो इसके साथ साथ हमें पंजीयन का शुल्क भी जमा करना पड़ता है। जब हम फॉर्म के साथ अपना शुल्क जमा करा देते हैं तो पंजीयक हमारे उस फॉर्म को देखता है कि हमने सभी जो उसमें पूर्ति करनी थी वो कर दी हैं या नहीं कर दी हैं। जो नियम, जो प्रावधान बनाए गए थे उन प्रावधानों को हमने पूरा किया है या नहीं किया है, शुल्क जमा किया है या नहीं किया है, जो प्रपत्र हमें जमा कराने थे वो हमने जमा कराए हैं या नहीं कराए हैं। जब उसे इस बात की संतुष्टि हो जाती है तो वह हमारा नाम रजिस्टर ऑफ फर्म यानी फर्मों के रजिस्टर में अंकित कर लेता है और हमें एक प्रमाण पत्र जारी करता है, जो प्रमाण पत्र कहलाता है पंजीयन का प्रमाण पत्र। जब हमें ये प्रमाण पत्र मिल जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी फर्म का पंजीयन हो चुका है और हमारी फर्म वैधानिक अस्तित्व को प्राप्त कर चुकी है। हमारी फर्म वैधानिक कार्य करने के लिए काम शुरू कर सकती है। इसके बाद हमारा आता है पंजीयन होने के बाद कुछ परिवर्तन भी कभी कभी हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, उन्हें कैसे पूर्ण करना है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है फर्म का नाम, व्यवसाय। कभी कभी क्या होता है कि पंजीयन होने के बाद हमें फर्म का नाम अथवा फर्म के व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ता है। यदि फर्म का नाम अथवा व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है तो साझेदारी फर्म का कोई भी साझेदार एक निश्चित शुल्क जमा करके अपने फर्म के नाम में जो परिवर्तन हुआ है अथवा व्यवसाय में जो परिवर्तन करना चाहता है उसकी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय में वो दे सकता है ताकि उस फर्म के नाम को परिवर्तन कर दिया जाए। नंबर 2 आता है शाखा बंद करना व खोलना। यदि हम अपनी फर्म की कोई शाखा बंद करना चाहते हैं अथवा कोई शाखा अन्य स्थान पर खोलना चाहते हैं तो इसकी सूचना भी साझेदारों में से कोई एक साझेदार रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जाकर के कार्यालय जाकर के निर्धारित शुल्क जमा करके ये सूचना दे सकता है। शुल्क जमा करने के उपरांत वह उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तीसरा आता है साझेदारों के नाम अथवा पता। यदि कोई साझेदार फर्म से अलग हो रहा है या कोई नया साझेदार फर्म में प्रविष्ट हो रहा है अथवा पुराने साझेदारों के एड्रेस में कोई परिवर्तन आ रहा है तो ये सूचना भी हमें रजिस्ट्रार कार्यालय में देनी चाहिए। इसके लिए भी साझेदार कार्यालय जाकर के यह सूचना पंजीयक को दे सकता है। फर्म की बनावट में परिवर्तन। यदि साझेदारों की संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई नया साझेदार प्रविष्ट हो रहा है अथवा कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या उसकी मृत्यु हो गई है या फर्म का विघटन हो रहा है, किसी भी प्रकार से साझेदारी फर्म की बनावट में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार कार्यालय में
सूचना देना आवश्यक है, क्योंकि हमारी फर्म वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर चुकी है, तो हमें संपूर्ण जानकारी किसी भी प्रकार की फर्म में परिवर्तन होता है तो वो देनी आवश्यक हो जाती है। तो फर्म की बनावट में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह सूचना देना हमारे लिए जरूरी होता है। इसके बाद अवयस्क के व्यस्क होने की सूचना। कभी कभी कोई अवयस्क साझेदार होता है, ऐसा साझेदार केवल लाभ के लिए ही फर्म में सम्मिलित होता है, परंतु समय बीतने पर जब वह व्यस्क हो जाता है, व्यस्क होने पर यदि वह साझेदार बना रहना चाहता है अथवा वह अलग होना चाहता है फर्म से, तो यह सूचना भी साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार द्वारा पंजीयक को दी जा सकती है। नंबर 6 में आता है न्यायालय के आदेश से रजिस्टर में संशोधन। यदि न्यायालय द्वारा कोई ऐसा आदेश आता है कि इनके रजिस्टर में अंकित प्रमाण पत्रों में यह परिवर्तन करना है तो वह परिवर्तन भी रजिस्टर में किया जा सकता है। पंजीयन होने के बाद इतने परिवर्तन हम करा सकते हैं, इसके लिए निर्धारित शुल्क हमें जमा करना पड़ता है। अब आगे आता है त्रुटियों का संशोधन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रमाण पत्र हमने पंजीयन कराते समय प्रस्तुत किए थे, उनका लेखा करते समय, फॉर्म भरते समय, जब हमने निर्धारित फॉर्म भरा था उस समय वह सूचना देने में कुछ त्रुटि हो गई है, तो रजिस्ट्रार को यह अधिकार होता है कि वह उन दस्तावेजों के आधार पर, उन प्रमाण पत्रों के आधार पर स्वयं भी उन संलेखों के आधार पर रजिस्टर में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट आता है फर्मों के रजिस्टर दस्तावेजों का निरीक्षण और नकल लेना। जब किसी फर्म का पंजीयन हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क को जमा करके फर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, फर्मों का रजिस्टर देख सकता है और जो दस्तावेज हमने वहाँ पर जमा कराए हैं, सबमिट कराए हैं, उनको भी वह शुल्क जमा करके देख सकता है। यदि वह व्यक्ति चाहे, उसे आवश्यकता हो तो वह उन दस्तावेजों की नकल भी ले सकता है और नकल लेकर के वह न्यायालय में भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यह उसी अवस्था में संभव होता है जब किसी फर्म का पंजीयन हो जाता है और वह वैधानिक अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। अगर हम अपनी फर्म का पंजीयन न कराएं तो हमारी फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या नुकसान होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। यदि हम फर्म का पंजीयन न कराएं तो नंबर 1, कोई साझेदार अन्य साझेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी फर्म में ये 4 साझेदार हैं और हमने अपनी फर्म का कोई पंजीयन नहीं कराया है, तो कोई भी साझेदार किसी भी अन्य साझेदार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि फर्म का कोई वैधानिक अस्तित्व है ही नहीं। नंबर 2, साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। कोई भी साझेदार जिस फर्म के साथ वो काम कर रहा है, क्योंकि उसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है, तो वह उस फर्म के विरुद्ध भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। नंबर 3 आता है फर्म किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। ये जो फर्म है जिसमें 4 पार्टनर हैं, इस फर्म को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि यह अपने साझेदारों के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत कर सके, कोई मुकदमा कर सके, किसी बात की कुछ भरपाई कराने के लिए, वसूली के लिए उनके ऊपर मुकदमा कर सके। नंबर 4 आता है फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकती। यानी थर्ड पार्टी, कोई मिस्टर एक्स है जिसका फर्म के साथ लेन देन है, अगर फर्म का पंजीयन नहीं हुआ है तो फर्म इस व्यक्ति के ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, फर्म का कोई कहीं नाम दर्ज नहीं है, फर्म के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि वह फर्म है, तो वह किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध भी
वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। इसके विपरीत अगर हम देखें, जब फर्म का पंजीयन हो जाता है तो फर्म को कौन कौन से लाभ होते हैं, क्योंकि इन लाभों को प्राप्त करने के लिए ही फर्म का पंजीयन कराना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, लेकिन अगर वो पंजीयन करा लेती है तो उसे बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। वो लाभ कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, फर्म को लाभ। फर्म को क्या लाभ है? साझेदारी फर्म को ये लाभ है कि वह अपने किसी भी साझेदार के विरुद्ध अथवा अन्य किसी पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकती है। कोई धनराशि वसूल करनी है या अन्य कोई कारण बना है तो उसके ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकती है। नंबर 2 है साझेदारों को लाभ। जितने भी इसके पार्टनर हैं, अगर ये चाहें तो ये पार्टनर भी, मान लीजिए ए हैं, ये अपनी फर्म के ऊपर मुकदमा कर सकता है। ए हैं, ये बी, सी और डी, किसी के ऊपर भी कोई समस्या आती है तो अपना ये वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। नंबर 3 आता है ऋणदाताओं को लाभ। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने फर्म को ऋण दिया है और फर्म इसका ऋण नहीं चुका रही है, तो यह अपना ऋण प्राप्त करने के लिए इस फर्म के ऊपर न्यायालय की शरण में जा सकता है और वाद प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 4 में आता है अन्य पक्षों को लाभ। अन्य कोई भी पक्ष जिस फर्म का पंजीयन हो जाता है उस पंजीयन के दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकती है। अगर वह चाहे तो वह उन दस्तावेजों की नकल भी ले सकती है और उसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी वह कर सकता है। नंबर नेक्स्ट आता है नवागंतुक साझेदारों को लाभ। जो साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उसे अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपने हिस्से का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में वह जा सकता है। लेकिन अगर पंजीयन ना हो फर्म का, फिर उसे पुराने साझेदारों की दया दृष्टि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसा वो चाहें उसको हिस्सेदार बना सकते हैं, लेकिन यदि उसका हिस्सा निर्धारित हो गया है और उसे अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह साझेदार, मान लीजिए मिस्टर एक्स नया साझेदार है, तो यह अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए फर्म के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद आता है बाहर जाने वाला साझेदार को लाभ। यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अवकाश ग्रहण करने पर वह अपने हिस्से का लाभ, अपने हिस्से की प्रत्येक जो भी उसके हिस्से में लाभ आ रहा है, ख्याति आ रही है या अन्य कोई भी है, उनको प्राप्त करने के लिए वह फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरे, अवकाश ग्रहण करने के बाद वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। नंबर नेक्स्ट है साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी उस साझेदार के हिस्से की संपत्ति और लाभ प्राप्त करने के लिए, यदि साझेदारी फर्म प्रॉब्लम क्रिएट करती है, समस्या समाधान नहीं करती है, तो वह न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब फर्म का पंजीयन हो गया हो। इसके बाद है कर निर्धारण में लाभ। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कर निर्धारण। यदि किसी साझेदारी फर्म का पंजीयन नहीं हुआ है तो साझेदारी फर्म को अपने संपूर्ण लाभ पर आयकर देना पड़ता है। लेकिन यदि पंजीयन करा लिया है तो लाभ की राशि को साझेदारों में बांट दिया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक साझेदार अपने व्यक्तिगत प्रकार से, व्यक्तिगत तरीके से अपने आयकर का भुगतान कर सकता है। अब इसके पश्चात हमारा आता है साझेदारी फर्म का समापन। कुछ व्यक्ति साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म के समापन को एक ही मान के चलते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं साझेदारी का समापन क्या होता है। जब साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी कोई भी साझेदार फर्म से अलग होता है और शेष साझेदार फर्म को यथावत चलाते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति कहलाती है साझेदारी का समापन या साझेदारी का विघटन। यहाँ हमें अध्ययन करना है साझेदारी फर्म का समापन। तो साझेदारी फर्म का समापन या विघटन क्या है, इस पर ध्यान देंगे।
फर्म के विघटन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब सभी साझेदारों के मध्य संबंध टूट जाते हैं और फर्म का व्यवसाय समाप्त हो जाता है। यानी कि साझेदारों के मध्य कोई संबंध नहीं है और न ही वो फर्म को चला रहे हैं, फर्म का व्यवसाय समाप्त हो चुका है, बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति कहलाती है साझेदारी फर्म का समापन। यदि एक साझेदार अलग होता है फर्म से और शेष साझेदार चलाते रहते हैं उस फर्म को, तो वो कहलाता है साझेदारी का विघटन। परंतु जब सभी साझेदार फर्म से अलग हो जाते हैं, व्यवसाय समाप्त हो जाता है, तो वह स्थिति साझेदारी फर्म का समापन कहलाती है। साझेदारी फर्म के विघटन की कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर फर्म का समापन होता है, उनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है ठहराव द्वारा समापन। यदि साझेदारी फर्म को बनाते समय ऐसा अनुबंध किया गया था कि इस साझेदारी का समापन हमें कब करना है, तो वह समय समाप्त होते ही साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। यदि हमने किसी कार्य के उद्देश्य से फर्म का निर्माण किया है, तो वह कार्य पूर्ण होने पर भी साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। अगला जो विधि है वो कौन सी है? अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन कब होता है फर्म का? जिस कारोबार को हम कर रहे हैं, अगर वह कारोबार, वह व्यवसाय वैधानिक नहीं है, यानी कि अवैध हो गया है, तो उस स्थिति में भी हमारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। यदि हमारी फर्म में निर्धारित सदस्यों की न्यूनतम संख्या से कम सदस्य हो जाते हैं अथवा अधिकतम संख्या से अधिक सदस्य हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। तीसरी कंडीशन इसमें आती है, यदि हमारी फर्म के अंदर साझेदार शत्रु देश का कोई नागरिक है, तो उस स्थिति में भी हमारी फर्म का समापन हो जाता है। नंबर नेक्स्ट है आकस्मिक घटनाओं के कारण। ये वो घटनाएं हैं जिनके घटित होने पर साझेदारी फर्म का स्वतः ही समापन हो जाता है। अर्थात हमने किसी विशेष कार्य के लिए फर्म का निर्माण किया था, वो कार्य हमारा पूर्ण हो गया है, तो हम उस कार्य पूर्ण होने पर उस फर्म का समापन स्वतः ही कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने एक निश्चित अवधि के लिए फर्म का निर्माण किया था और वह का समय हमारा पूर्ण हो चुका है, तो अभी क्या होगा? हमारी फर्म का समापन हो जाता है। नंबर 4 आता है हमारा ऐच्छिक साझेदारी की सूचना द्वारा समापन। यदि हमारी फर्म ऐच्छिक साझेदारी के आधार पर कार्य कर रही है, तो जब भी इच्छा होगी कोई साझेदार सूचना दे करके उस फर्म के समापन की बात रख सकता है और ऐसी स्थिति में साझेदारी का समापन हो जाता है। इसके बाद न्यायालय द्वारा समापन। यदि न्यायालय को यह सूचना मिलती है कि उसके साझेदार सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा उनका कार्य वैधानिक नहीं है अथवा साझेदारों में कोई दिवालिया हो गया है या साझेदारों में कोई पागल हो गया है, वह कार्य नहीं कर पा रहा है या अन्य कोई भी कारण है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय सूचना दे करके साझेदारी फर्म को समाप्त करा सकता है। तो आज हमने इस प्रकरण में साझेदारी फर्म का पंजीयन का आशय, पंजीयन कराने की आवश्यकता, पंजीयन कराने के प्रभाव, पंजीयन कराने के न कराने के प्रभाव और समापन क्या होता है और समापन की क्या विधियां हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि यह आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।